ये हम कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज तो नहीं कर रहा। इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की वजह से नहीं डिफॉरेस्टेशन हो रही। और वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट से जितने इमिशंस होते हैं वो कई और जगहों से कहीं ज़्यादा उनकी क्वांटिटी होती है, तो वो फिर क्लाइमेट चेंज में अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉरेस्ट हैं और उनको आप ख्याल रख रहे हैं उनका, तो क्लाइमेट चेंज का तो उसमें असर नहीं है ना, उसका काटना जो है वो हम कर रहे हैं। इसी तरीके से कचरे के ढेर हम लगाते हैं, उसको सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाते, बल्कि उस कचरे को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो वेस्ट रिडक्शन हो, तो वो आधा मसला तो वहीं हल हो जाए। ये एक कंज्यूमर लाइफ़स्टाइल है हमारा कि ये चीज़ ली, खाई, फेंकी, इस चीज़ को लिया, उसको आधा इस्तेमाल किया, उसको ज़ाया, फूड वेस्ट भी हम करते हैं, हालाँकि ये कितना गरीब मुल्क है और वो भी ज़्यादा उन्हीं लोगों में है जो कि मुतमाविल लोग होते हैं। गरीब तो खाने को ढूँढता है, तो वो क्या वेस्ट करेगा खाना। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी अपनी हाथ की पैदावार है। अब हम जब अब अभी तो सर्दियाँ नहीं आई, अभी तो गर्मी चल रही है। लेकिन जब सर्दियाँ आएँगी तो फिर क्लाइमेट चेंज का ढंढोरा हम पीटेंगे जब आपके पंजाब में स्मॉग आएगी, ठीक? लेकिन स्मॉग की अब छठा 7वां साल है कि स्मॉग आ रही है, जिसके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी हुई है। तो उसके अंदर किस चीज़ का सबसे बड़ा हाथ है? हमारी वेहिकुलर एमिशन का। जिस तरह का हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं व्हीकल में और हमारे जो इंजन हैं जो कि यूरो 4 कंप्लायंट होने चाहिए, अब तक दुनिया भर उस तरफ चली गई जिसमें क्लीन फ्यूल मतलब उसमें इमिशंस नहीं होती इतनी, तो हमारे तो वो नहीं है। अच्छा, खुदा-खुदा करके रिफाइनरीज़ को उस तरफ कंप्लायंस की तरफ लाया गया तो हमारे यहाँ गाड़ियाँ ही पुरानी होती हैं। अब हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत कितने लोग हैं हमारे यहाँ जो नई गाड़ियाँ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जो एक मिडल क्लास के लोग हैं वो तो 20 साल, मेरी अपनी गाड़ी 20 साल से ज़्यादा पुरानी है, ठीक? तो उनकी मेंटेनेंस, उनकी फिटनेस सर्टिफ़िकेट के ऊपर कितने लोग हमारी कंप्लायंसेस कहाँ हैं, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग कितनी होती है कि गाड़ियों के एग्ज़ॉस्ट से धुआँ ना निकले अगर गाड़ी पुरानी भी है तो। तो वहाँ पे हमारा अपना हाथ है। फिर उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, उसमें कंप्लायंसेस के ऊपर ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। इंडस्ट्री के लिए आपको ट्रांज़िशन का पीरियड होना चाहिए, उसमें सर्कुलैरिटी आनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने अंदर ही वो सारी चीज़ें जो हैं उसको निकालें, उसका वेस्ट जो है वो आपके आबी गुज़रगाहों के अंदर ना जाए, ज़हरीला ना करे हमारे पानी के रास्तों को। उसके अलावा आपकी ये जो ये चिमनियाँ हैं, अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक बिल्कुल वो कहते हैं ना एक जुम्बिश कलम कह दिया है कि सो आपको इकोनॉमिक्स भी देखनी पड़ती है। उनको टाइम दिया आपने, उनको आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, उनको सिखाया, उनके यहाँ ट्रेनिंग हुई कि आपकी ज़िगज़ैग की कैसे बनेंगी, कितने लोग उसके अंदर आपको पहले से कम चाहिए होंगे, तो जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए कुछ किया। सो हमारे यहाँ फौरी एक्शन होता है, उसका लॉन्ग टर्म रिएक्शन नहीं देखते, उसके लॉन्ग टर्म आउटफॉल नहीं हम देखते। जो आप कह रहे हैं ना प्रोटेस्ट होते हैं, वो फिर इस किस्म के प्रोटेस्ट, कभी कोई एक ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि ये हमारी ये चीज़ तबाह कर दी आपने, हमारा रोज़गार। प्लास्टिक की थैलियाँ, अब कितने साल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं वो भी और हमारा जो सेंटर है वो भी कह रहा है कि जी इस पे पाबंदी है। मुझे बता दीजिए क्या पाबंदी पे अमल हो रहा है? नहीं, आपको कहीं कोई प्लास्टिक की थैली नहीं मिलती। हर जगह मिलेगी। तो देयर यू गो, तो इसमें हमारे लोगों की भी सहल पसंदी है, क्योंकि प्लास्टिक एक कन्वीनियंस के तौर पे आई है ना। तब जब तक आपका एक फुल फ्लेज्ड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन के बाद आप लोगों के ऊपर कवानीन नहीं लागू करेंगे, तो उनकी पाबंदी भी नहीं होगी। आपको बड़े-बड़े स्टोर्स में आपको मिल जाती हैं फैब्रिक के बैग्स, लेकिन उसकी पिछली गली में अगर किसी ने ऐसे आपने 6 केले भी लेने हैं, तो वो प्लास्टिक की थैली पकड़ा देता है। और हमारे बुजुर्ग भी वो थैला लेके जहाँ भी जाते थे, कपड़े का थैला होता था ये वो ना, तो सारा। अभी भी तो वो किया जा सकता है ना। देखें, प्लास्टिक भी सिर्फ़ एक जनरेशन पुरानी चीज़ है और प्लास्टिक बज़ाते खुद बुरी नहीं है। प्लास्टिक एक कारामद चीज़ है, प्लास्टिक की चीज़ें की वजह से बहुत आसानियाँ हो गई हैं। वो एक देरपा भी चीज़ होती है। उसमें बुराई क्या है? कहाँ से आई है? बुराई हमारी बुरी आदतों की वजह से आई है कि हमने सिंगल यूज़ ईज़ी टू डिस्पोज़ ऑफ चीज़ें, कि वो थैली ली, इस्तेमाल की और उड़ा दी। बिस्किट का पैकेट खोला, उसका रैपर उड़ा दिया।
अगर वो घर में जाके जो आपके सेपरेशन बिन्स अगर नहीं है तो वो बनाइए, उसके अंदर लगाइए। बिलीव मी, हमारे कचरे का कम से कम चौथाई जो उसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गीला कचरा अगर एक जगह डाल रहे हैं उससे कंपोस्टिंग हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि इनके हल नहीं है, लोगों को पता नहीं है, पता है, लेकिन हमारे यहाँ उस जो कम्युनिकेशन का शोबा है ना, खासतौर पे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का, वो हमेशा एज एन आफ्टर थॉट रहा है। आप जो ये अभी इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे और बहुत से साथी इस तरह का काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह से बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में अपना हिस्सा डालते हैं कि जब वो आगाही फैलाते हैं। लेकिन आगाही और कानून साजी का चोली दामन का साथ होना चाहिए। एक नस्ल वो बड़ी हुई है इस तरह से, एक आदत के साथ। जीन्स का हिस्सा कोई चीज़ नहीं होती इनमें से, ठीक है ना? आप अगर अगर आप अपने घर में आज भी इरादा कर लें कि अब आपके पास कोई प्लास्टिक की थैली नहीं आएगी, घर से निकलेंगे अपनी बोतल लेके निकलेंगे, कपड़े का थैला लेंगे या वो जो आजकल दूसरे फैब्रिक है या प्लास्टिक का थैला लेंगे। ये शो ऑफ करने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इजाज़त दें, यू आर फ्री टू एडिट इट आउट। मैं भी प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल करती हूँ। ये प्लास्टिक का थैला है। मेरे जिन कपड़ों में जेब होती है उसके अंदर होता है, जेब नहीं होती तो मुझे बाले मजबूरी मुझे लेना पड़ता है, अपना बैग लेती हूँ। मेरे एक वक्त की शॉपिंग के लिए ये थैला काफ़ी है। और जब दुकानदार कहते हैं कि ये भी तो प्लास्टिक है, मैं कहती लेकिन इसको मैं उड़ाऊंगी तो नहीं ना, किसी नाली के अंदर तो नहीं फंसेगा जाके। घर ले जाऊंगी, सब्जी निकालूंगी, धो के इसको पहुंच के वापस अपने बैग में डालूंगी। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? हाउ और कितने टाइम से है, कितने टाइम से आपके पास है? ये तो मेरे पास जब से मुझ में ये शऊर आया है, मैं यूं कहूँ साल क्या गिनने हैं। मैं भी तो आखिर वो उसी जनरेशन में थी ना जिसमें प्लास्टिक की आसानी के हम आदी हो चुके थे। थैलियाँ होती थी बहुत सी, इधर उधर प्लास्टिक की बोतल ली। जब मुझ में शऊर आया आगाही की वजह से, किसी ने मुझे आगाही दी इसकी, मुझे एक बात समझ आ गई और मैंने इरादा कर लिया कि यूं करना है। तो वो समझाने वाले भी लोग ऐसे होने चाहिए कि उनकी बात असर रखे। और उसके बाद अगर कोई कानून आएगा तो मेरे लिए तो बहुत आसान होगा उस पे अमल करना। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। हमें कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं, हमें अपने एटीट्यूड को तब्दील करें। ये चीज़ें हमारे पास आस-पास बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। जो वो प्लास्टिक की थैलियाँ बनाते हैं, वो प्लास्टिक ही की बनाएँ, लेकिन वो डिस्पोजेबल ना बनाएँ कि जिसके ऊपर थोड़ा-सा पैसा खर्च होगा तो आपको दर्द होगा। अगर आप किसी चीज़ पे 10 रुपए भी लगाते हैं ना, आप उसको इस तरह से नाले में नहीं फेंक देते। इसीलिए हम कहते हैं जैसे जो फ्री नर्सरीज़ या फ्री स्कूल्स और फ्री क्लिनिक्स की जो बात करते हैं, वो मॉडल लोग चेंज कर चुके हुए हैं। और चाहे वो किसी से 50 रुपए लें, उसमें होता ये है, जैसे मैं आपको मिसाल देना चाहूँ, एक इदारा है वो मदर एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक्स किया करता था फ्री। उसके बाद उन्होंने उसकी, और बहुत साल पहले 20 रुपए रखी, फिर आई एम श्योर अब 50 रुपए के करीब हो गई कि हर एक को 50 रुपए उसके लिए देने होंगे। वो 50 रुपए उस क्लिनिक को चलाने में नहीं काम आते थे। वो उससे ये होता था कि चूँकि लोगों ने 50 रुपए दिए हैं, तो वो कार्ड सँभाल के रखते थे, जिस पे उनकी हिस्ट्री लिखी होती थी। वरना होता ये था कि वो पेशेंट दोबारा आता था। अब डॉक्टर्स तो नहीं याद रख सकते ना हर एक की इंडिविजुअल हिस्ट्री। तो वो नए सिरे से उस पे टाइम लगाएँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएँ, टेस्ट कराएँ, तो तब कहीं जाके पता चलता था वो इसको ये है। जबकि जब वो हिस्ट्री वाला कार्ड लेके आते हैं, क्योंकि उनके 50 रुपए उस पे खर्च हुए होते हैं, तो वो फिर उसको सँभाल के रखते थे। उससे उनका भी काम आसान होता था, डॉक्टर्स का भी। इसी तरह से मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने बिल्कुल लो सोशियो इकोनॉमिक हिस्सों में शहर के स्कूल खोले हुए हैं। यहाँ नॉमिनल फीस, लोग कहते हैं तुम फीस लेती हो गरीबों से, वो भी 20 या 25 रुपए की फीस होती है। उसमें 2 चीज़ें होती थी, एक तो वही कि उनके कार्ड या जो कुछ भी उनके लिए वो बना हुआ होता था, वो माँ-बाप सँभाल के रखते थे। दूसरे, अगर वो स्कूल ना जा रहे हों बच्चे या गली में खेल रहे हो, तो माँ-बाप कहते हैं हम तुम्हारी फीस दे रहे हैं, भले वो कितनी कम दे रहे हो, स्कूल जाओ। तो देयर इज़ अ रीज़न कि वो जो फ्रीबीज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो अब आउट ऑफ द विंडो जा चुका हुआ है। आप आपको कोई मेल में वो फ्री मेल आती है, आप पढ़ते हैं उसको? खोलते हैं, जो आपको इश्तिहार के तौर पे भी आते हैं, या निकालते साथ ही डस्टबिन में डालते हैं? उसके बजाय अगर आप
कोई 10 रुपए की भी सब्सक्रिप्शन किसी वो न्यूज़लेटर को करते हैं ना, जब वो आता है आपके पास तो कम से कम खोल के देख लेते हैं। अच्छा, मैं पिछले दिनों यही यूएस की ही किसी चैनल पे देख रहा था कि वहाँ पे अगर आपके पास टीवी है और टीवी आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, आपने उसको डिस्पोज करने जाना है, तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, आपने अपना समझ लें एक टाइप का जो चीज़ ख़राब हुई है उसको भी फेंकना है तो उसके लिए आपने पे करना है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी ये एक ख़ास अमाउंट सेट कर दी है ताकि ये जाके डंप ना कर दें किसी डंपस्टर पे, नहीं तो वरना you'll have to pay the fine अच्छा, अगर ये आपने ऐसा किया। इंटरेस्टिंग बात है आपने जो देखी है, वो हर स्टेट का यहाँ पे अमेरिका में अलग कानून है, ठीक है? ये किसी पढ़े लिखों की स्टेट का कानून होगा, वरना अल्लाह माफ़ करे, मैं वॉक के लिए निकलती हूँ तो जो-जो चीज़ें लोगों ने डंप की हुई होती हैं घर से बाहर के, कोई भी ले जाए। फ्रिज भी होगा, मैट्रेसेस भी होंगे, आपका फर्नीचर भी होगा, सब कुछ होगा। सो उसकी वजह से उसका एक नुकसान ये हुआ है कि अब आपको रिपेयर करने वाले लोग यहाँ नहीं मिलते। और हैं तो एक्सपेंसिव हैं बहुत। वो कोई नहीं करता, वो न इसलिए कि ये कंज़्यूमर सोसाइटी है। देखें, ये वाली सोसाइटीज़ ही हैं ना जो कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर जिन्होंने किया है अपनी इस कंज़्यूमरिज़्म की वजह से कि नई से नई चीज़ बनती चली जाए, चाहे पिछली चीज़ ठीक काम कर रही हो। इसीलिए वर्ज़न फलाँ आ जाता है। आपका सेल फ़ोन ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगला वर्ज़न आ गया, उसके ऊपर पिछले वाले आपके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते। तो क्या करेंगे आप? आप नया वाला फ़ोन लेंगे ना। सो ये इसको कहा जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलीट कोई चीज़ हो करनी हो तो ये बड़ी प्लानिंग से की जाती है। आपका नया जो लैपटॉप है या नया आपका अगर डेस्कटॉप भी है जो ठीक काम कर रहा है, तो आपने अगर उसको नया उसके लिए कोई नई खराब हो गया है, आपने उसको सही कराना है तो सही नहीं होगा। उसके लिए आपको जो लेना होगा, अब अगर उसका वो टूट गया है, आपका जल गया है ना अडैप्टर, तो नया अडैप्टर आएगा लेकिन वो आपके वाले में नहीं लगेगा, वो नए लैपटॉप पे लगेगा। क्योंकि उसकी पहले पिन चेंज कर दें। वो स्क्वायर वाली पिन है। इसको प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे लिख लें और अपने उसके लिए अपने आपके व्यूअर्स के लिए उनके पास अगर टाइम हो, क्योंकि लंबी ना पॉडकास्ट आजकल कोई देखता है ना सुनता है, ना कोई लोग नहीं, जो लंबी-लंबी कुछ सुनने वाले हैं जो कि है देखते ना, हैं, सुनते तो भी उसमें आप हैं लिखिए कुछ। स्टोरी ऑफ स्टफ, www.storyofstuff.com। ये अच्छा, इसको मैं आप रेकमेंड कीजिएगा। ये मैं अब खुद भी से देखता हूँ। ज़रूर देखें। और ये हिंदी में तो ट्रांसलेट हुई है, आई विश इसको कोई उर्दू में ट्रांसलेट और इसको एडिट कर सके उनसे इजाज़त लेके, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनका है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। उसमें उन्होंने बताया है कि ये एक बाकायदा डिज़ाइन है, किस तरह से ये आपकी कंज़्यूमरिज़्म जो है वो वसाइल को इस्तेमाल करना और उसकी वजह से दुनिया तबाह हो रही है। और हमारे जो डॉक्टर आदिल नजम बहुत मशहूर हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं आजकल, WWF वर्ल्ड के वो उसके चीफ हैं। वो भी यही कहते थे कि अगर जिस अंदाज में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हमसे मुराद पूरी दुनिया, मतलब सिर्फ हमारे जैसे गरीब ममालिक नहीं, जो अमीर ममालिक के लोग भी हैं उसमें शामिल, तो एक वो वक्त आएगा कि हमें जिस तरीके से ज़िंदगी इसी तरह से अगर हम गुजारना चाहते हैं तो हमें 2 अदद कुर्राए अर्ज़ चाहिए होंगे अपने दो उस प्लान 2 दो प्लान, प्लैनेट। जबकि ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस वाली तो कह रही हैं कि आपको 3 चाहिए होंगे। इन्होंने जिस तरह से वो पूरा एक्सप्लेन किया है। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, मैं बाद में देखूंगा और जी, जी, लोगों को बहुत भी अच्छी ये। यूट्यूब वीडियो है। वो उस वक़्त की वो वीडियोज़ हैं जब अमेरिका में ये कन्वर्सेशन अभी शुरू हुई थी। ठीक है ना? क्योंकि उसमें आप देखेंगे ज़िक्र आईपॉड का। आज वाली जनरेशन को पता भी नहीं है आईपॉड क्या है। ठीक है? एक एक वक़्त था ना, इट वाज़ द रेज कि अगर आप के पास आईपॉड नहीं है तो ओहो! आप तो इन क्राउड में नहीं हैं। अब दुनिया और चीज़ों पे चली गई, जो यंगस्टर्स हैं वो और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्मार्टफ़ोन से पहले का दौर था। आपने म्यूज़िक सुनना है तो आईपॉड पे सुनते थे, अब वो आईपॉड नहीं होता है। उसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि ये इतनी सस्ती से सस्ती करके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से आपको सस्ती करके भेजते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हर चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट लगें, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो फिर आपको पता चलेगा कि असल कॉस्ट किसी चीज़ की क्या है। तो फिर शायद आपके ज़हन में आए कि अगर हम इसी तरह से करते रहे तो 1 कुर्रा अर्ज़ हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। तो क्लाइमेट चेंज की डिबेट का ये बिल्कुल इनिशियल ज़माने में वो बात कर रही है, और इनकी ऑडियंस अमेरिकन्स हैं। इसी में आपको जो सियासी हवाले भी मिलेंगे वो अमरीकी सियासी हवाले मिलेंगे, लेकिन बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं जो वो बात कर रही हैं। अच्छा, आप उस सोसाइटी में अभी क्योंकि कुछ अरसा जाके गुजार भी रही हैं, तो कंज्यूमर आपने पहले भी थोड़ा बहुत बताया, तो और
क्या इनकी हैबिट्स देखी हैं कि जो कि ये एक्स्ट्रा कंज्यूमरिज्म कर रहे हैं, कि लाइक एक कुछ मिसालें दी, अगर कुछ और मेंशन कर सकें तो। मैं क्या मेंशन करूँ? मैं अपने बच्चों के घर में आके ठहरी हुई हूँ और वो है ही नहीं जो मैं थी। वो भी मतलब बहुत वेस्टेज है यहाँ पे। इतने बड़े-बड़े पोर्शंस इनके खानों के होते हैं, जो कि पता नहीं हमारे यहाँ तो कोई जिन्नात ही खाते होंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा, इसीलिए इनके यहाँ ओबेसिटी का बहुत कल्चर है। यहाँ पे नेचुरल किस्म की चीज़ों से बहुत कम लोग, जैसे हम वो कहलाते हैं कि ये जो ब्लीडिंग हार्ट एनवायरमेंटलिस्ट उनको कहा जाता है एक तज़हीक के अंदाज़ में, कि जा रहे हैं जी ये खुद ही उगा रहे हैं अपना, और ये जबकि उग सकता है, कॉर्पोरेट फार्मिंग हो सकती है, इसमें हम पेस्टिसाइड डालें, बड़ी चीज़ उग सकती है, जल्दी उग सकती है, बहुत ज़्यादा बिक सकती है। ये उस तरह का कल्चर है यहाँ पे। और बस जो भी चीज़ पसंद नहीं आई वो फेंक दी, आपने और ले ली बिकॉज़ यू कैन अफोर्ड इट। लेकिन ये स्ट्रगल भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं ना। देखें कि अगर 15 आवर्स एक बंदा जॉब कर रहा है, या पर डे या पर वीक जो है उसके 40 आवर्स से अबव हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने अब ये डिपेंड करता है कि उसकी इनकम नहीं, कितनी है। वो मैं तो तो जब आप क्योंकि चादर को फैलाएँगे तो आपको टाँगें उतनी फैलाने के लिए फिर आपको वसाइल चाहिए ना, आपकी चादर जितनी फैलती चली जाए। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर ये इतना वेस्ट ना कर रहे होते तो उससे कम में भी तो हो सकते हैं ना। आपका ग्रोसरी का बिल आधा हो सकता है अगर आप आधी चीज़ खा के बाकी कचरे में ना डालें। सुबह में चीज़ बची है दोपहर को खा लीजिए। हम्म वो कल्चर नहीं है यहाँ। मैंने हम्म देखा है हम्म आस-पास ना, मैंने बहुत से लोगों को, जो अच्छे लोग, जो जिस तरह से उनके बड़ों ने उनको सिखाया, जिनके अंदर है जो एक मिडल जनरेशन जो कहलाती है ना, जो अम्मा-अब्बा से भी डाँट खा के बड़ी हुई है, हमारी जनरेशन, और बच्चों से भी डाँटें खाती है कि ये क्या करते हैं आप लोग, ये चीज़ें बचा के उठा के रख देते हैं, पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सो हमारी फ्रिज वो हमारी वो मज़लूम जनरेशन है जो दोनों तरफ से डाँट खाती थी। कि फ्रिज भर दिया है, ये देखो ये ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। सो वो उस तरह के लोग अब कम होते चले जा रहे हैं। हम्म अच्छा, एक और चीज़ आफिया जी, मैंने जो आपसे पूछनी थी वो, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा पहले भी बात कर चुका हूँ, कि जो इंडिजिनस जो नॉलेज हैं, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में देखें तो मैंने एक और आपकी रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें आपने बताया कि जो हमारे पुराने लोग थे वो दीवारें किस मटेरियल की बनाते थे कि वो गर्मियों में जो है वो ठंडी रहती थी और सर्दियों में वो गर्म रहती थी। तो ये मैंने एक छोटी मिसाल दी एक इंडिजिनस नॉलेज की, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बन सकती हैं विद उसमें टेक्नोलॉजी भी, अगर आप उसका नॉलेज भी जो है वो फ्यूज़ कर लें, तो एक नई चीज़ बना के जो है वो हमारा कोई ना कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। अब कच्चे घर में मैं रहा हूँ थोड़े से टाइम के लिए, या हमारी एक कच्ची कोठी हुआ करती थी जिसमें हम किचन हमारा होता था, तो उसमें जो है वो टेम्परेचर अगर आप देखें तो वो बड़ा एक मज़ेदार टेम्परेचर था। उसके अलावा जो एक और चीज़, शहरों में तो अभी ज़्यादा कल्चर है बेसमेंट का, देहातों में नहीं है। अब बेसमेंट भी बहुत ठंडा रहता है। सिर्फ मैं ये जो है हाउस होल्ड की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हाउ डू यू थिंक कि कितना इम्पोर्टेंट है इंडिजिनस नॉलेज जो है? देखें, इस वक़्त तकरीबन पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग गिलगित-बल्तिस्तान हाय गर्मी, वाय गर्मी कर रहा है। ठीक कर रहे है? हैं, मैं अभी कर रहा था जब मैं आया था, कितनी स्वेटिंग मुझे हो रही थी। हाँ, लेकिन इसलिए कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं, वो सीमेंट से बनी होगी, कंक्रीट से बनी होगी, जो कि अपने अंदर गर्मी जज़्ब करती है और बहुत स्लोली रिलीज़ करती है। जो आपने टेम्परेचर डिफ़रेंस की बात की, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे, वो देर से गर्म होते थे और जल्दी ठंडे होते थे। ठीक है? अच्छा, अब मसला ये है कि ये भी आपका यहाँ पे माइंडसेट और बिहेवियर चेंज का है। अब किसी को आप कहें ना कि कच्चे घर में रहें, देखिए कच्चा घर वो नहीं है जो कि पानी के एक रेले में बह जाए। ये मिट्टी के घर जो हैं, ये इसकी, जैसे आपने खुद कहा कि टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल करें, इनको वो पहले होते सिर्फ़ मिट्टी के घर थे जो कि बारिशों में वाक़ई ढह जाते थे, कहीं से उसमें से पानी आ जाता था क्योंकि ना उसमें बुनियाद के अंदर पानी वो पत्थर डाले जाते थे, ना आपकी प्लिंथ को उसको पत्थर का बना के वो रेज़ किया जाता था अबव ग्राउंड लेवल। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो 2010 के फ्लड के बाद कई आर्किटेक्ट्स ने इस चीज़ को असेस किया कि जी अगर इन्हीं के यही बने हुए घर जो मिट्टी के हैं, कच्चे घर, अगर ये पत्थर की प्लिंथ के ऊपर होते तो इतनी देर पानी खड़ा रहने से भी इनके घर को नुकसान ना होता।
पत्थर तो नहीं भुरभुराता ना, अब चूंकि वो मिट्टी के बने हुए घर आपके जमीन पे होते हैं, वो भुरभुरा जाते हैं। दूसरी चीज ये कि जो आपकी सीमेंट की ईंट है उसकी स्ट्रेंथ है तकरीबन, और ये आर्किटेक्ट्स ही से जाहिर है, ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी किसी एक्सपर्ट से पूछ के मैंने अपनी ये नॉलेज हासिल की है, वो कहलाती है 750 के करीब PSI, जो उसका प्रेशर बेयरिंग या लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। जो मट्टी की ब्रिक है जिसको रैम्ड अर्थ, एक सांचा होता है, एक फर्मा होता है, उसके अंदर जब वो बनाई जाती है वो 1000 से 1200 तक होती है उसकी स्ट्रेंथ। इतना ज्यादा प्रेशर बेयर करती है? इतना ज्यादा वो प्रेशर बेयर करती है। ठीक है, तो आपने 2-3 आपने टेक्निकल आर्किटेक्चरल फिक्सेस बनाए कि एक प्लिंथ आपने मजबूत बनाई, ऊंची थोड़ी सी की जमीन से की, उन इलाकों में जहां आपको पता है कि पानी खड़ा होता है, हर जगह तो जरूरत नहीं है इस बात की। उसके ऊपर आपने इस तरह की ब्रिक्स के साथ घर बनाए, वो ठंडे रहते हैं, ठीक है, जल्दी गर्म नहीं होते, वो डिजास्टर रेजिलिएंट हैं। उसके ऊपर लिपाई करते हैं, उसको आप जैसे हमारा कल्चर था, नक्शो निगार बने होते थे, आपका दिल चाहता है उन घरों को खूबसूरत बनाना, वो औरतें वहाँ पे अपना टाइम जो है उस पर स्पेंड करती थी। और उसमें रहने वाले, चूंकि उसकी लिपाई साल में एक सीजन आता है हमेशा जब लिपाई करते हैं, आप देखिए कच्चे घरों की, तो वो बारिशों के बाद रहती है। आप हमने मॉडल घर बनाए, उसके अंदर चूंकि कोई रहा नहीं, तो वो जाहिर है उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। रहने वाले लोग अपने घर को ठीक करते रहते हैं। फिर पहले घरों में ये, चूंकि इसके ऊपर इतनी वो इस तरह के बनते हैं, आपको याद है पुराने तमाम घर, एक तो दीवारें चौड़ी होती थी, आप कहीं पूरे आप रोही में चले जाएं, चौड़ी दीवारों वाले घर होते थे, इतनी चौड़ी होती थी कि दरवाजा पूरे का पूरा दीवार में खुलता था। हॉलो ब्रिक्स होती थी। हॉलो ब्रिक्स आपके अर्थक्वेक जोन में भी काम आती हैं, और इसलिए कि ताकि अगर वो गिरें भी तो तब वो आपको नुकसान इतना ना पहुंचाएं। और दूसरा ये कि ठंडक होती है। घरों में रोशनदान होते थे, ऊंची छतें होती थी। ये एक आम आदमी के घर में होते थे। जो महल हमें नजर आते हैं, आपके भावलपुर के अंदर महल नजर आते हैं, उसमें जाके उसकी आर्किटेक्चर को स्टडी करें। उसमें उनका संगमरमर के होते थे, जाहिर है वो वहाँ के रूलर्स के थे, जो नवाब थे उनके घर थे। संगमरमर का बेशक फर्श होगा, उसके नीचे से पानी गुजरता था, पानी की एक छोटी सी एक नहर, आप समझ लें, नहर तो खैर बहुत बड़ा का कॉन्सेप्ट है, बहरहाल उसके नीचे से पानी गुजरता था पत्थर के, जो कि ठंडा ताकि वो रखता, ठंडा रहे। जबकि भावलपुर कितनी गर्म जगह है। हमारे अपना ये जो खित्ता है, इसने तो आपके, मैं ये बातें जब करती हूँ और जब मैं अपनी ये वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक वो जिसको हम कहते हैं ना सुई अटकी हुई है मेरी, मैं एक ही जैसी बातें सबके साथ कर रही होती हूँ। तो हर वीडियो में मैं यही बातें कर रही होती हूँ। हमारे खित्ते में जो बड़े बड़े पुराने किले हैं, 4-4, 5-500 साल पुराने हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, माश की दाल और चूने का उनका मोटर होता है, जिसकी जगह हम सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। खड़े हाँ, हैं मैं ना। पिछले दिन रोहतास गया था, मैं रोहतास फोर्ट। अभी आप हालांकि उसके साथ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन वो जो भी फिर किया भी गया, देखिए वो जब रहते थे लोग उसमें, तो रहने वाली, जैसे मैंने आपको कहा, रहने वाली जगह की लिपाई पोताई रिपेयर होती। अभी भी आप जिस घर के अंदर रहते हैं उसकी रिपेयर करते हैं ना, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते रिपेयर, उनके घर की हालत अपने घर से अगर आप कंपेयर करें, तो उसी दौर में बना हुआ घर आपका, अगर 20 साल पुराना घर है और किसी ने अपने घर के, कोई उसने ना कभी पेंट कराया ना उस पर कुछ रिपेयर कराई, तो उसका वो खंडर लगता है। वही वाली बात है, अब ये खंडर बन चुके हैं क्योंकि उनको मेंटेन नहीं कर सके हम। नहीं, हमने नहीं किया ना। मैंने यही कहा, हम मेंटेन नहीं कर सके, लेकिन हम्म। बहरहाल वो गिरे उस तरह से भुरभुरा के नहीं गिरे, क्योंकि उनकी वो जो जिस चीज से बने थे वो मजबूत थी। आप इंडिया में देखिए, पाकिस्तान में देखें, ये एक ही खित्ता था ना, इसमें तमाम जगहों पे यही टेक्नोलॉजी यूज हुई है। उस वक्त तो सीमेंट की फैक्ट्रियां नहीं थी। सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए आपको बाद में ये मैकेनाइज आएगा, लेकिन आपने उसके लिए ईंधन जो इस्तेमाल करना, तो चारकोल इस्तेमाल करते थे, जंगल के जंगल हमने खाली कर दिए कोयला बनाने के लिए। फिर अब हमने जमीन का सीना काटा, क्योंकि अब पहाड़ों को हमने चाक नंगा कर कर दिया है। दिया ना, बिल्कुल। आप अभी इस वक्त भी देखिए जो वीडियोस हैं आपकी, सवात की वीडियोस आ रही हैं केपी में और मुख्तलिफ जगहों पे आ रही हैं, क्या हो रहा है। हम तो ये भी अगेन क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब वहां पे अगर बारिशों में कमी आएगी, अब अगर वहां पे गर्मी बढ़ेगी, तो उसको हम एक नतीजा तो कह सकते हैं कि क्लाइमेट, लेकिन उसका ट्रिगर क्या है, अगर वो होते वहां पे जंगल तो उतनी गर्मी नहीं होती। हाँ, आप इतनी ज्यादा आपने वो एक, वही मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, पर डर रहा हूँ रेजिलियंस का, कि वो जो है वो इतनी ज्यादा हो गई होती क्लाइमेट। जो आपके दरख्त हैं, जैसा
अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ ये हुआ कि गांव में आम के दरख्त लगा दिए गए लोगों ने, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव था। वरना तो मैं लड़ता रहता था, मैं अब्बू को कहता था कि हमारी एक ज़मीन है, मैं अब्बू को कहता था, मेरे में नया नया ये जज्बा चढ़ा था कि ये दरख्त लगाने ज़रूरी हैं। तो मैं कहता था कि अब्बू ये इधर सारे के सारे जो हमारी ज़मीन है इसके जो बन्ने हम कहते हैं, जो उस बन्नों पे क्यों नहीं आप दरख्त लगाते? तो वो कहते थे कि यार ये छाँव होगी और नीचे फसल कोई नहीं होती, तो जिसकी वजह से हम नहीं लगाना चाहते और हम नहीं लगा सकते। अगर हम इधर लगाएंगे तो साथ वाला भी लगाएगा, तो फिर दो दो जो साइडें हैं उन दोनों बन्नों पे इस तरह से बड़ी बहुत ज़्यादा जो रकबा है वो दरख्तों की उसमें आ जाएगा। तो मैं कहता था चलो ठीक है, लेकिन हुआ ये कि खुदा की करनी ऐसी हुई कि इनको आमों की सोच आई कि आम जो है लगने चाहिए ताकि इससे पैसे आते हैं, तो उन्होंने सब ने आम लगा दिए। अब जब आप उस उन आम वाले एरिया से तकरीबन 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वो बड़ी एक डिफरेंट आपको वहाँ की आबो हवा फील होती है। जब आप इस जगह पे जाते हैं तो वो बड़ा एक डिफरेंट सा इन्वायरमेंट होता है, और परिंदों की जो आवाज़ें हैं तो वो एक बड़ा मुख्तलिफ सा, मुझे तो वो बड़ा एक डिफरेंट सा वाइब आती है उस आम के बाग की तरफ जाके। तो दूसरी बात ये कि आपको ऐसी बात नहीं है कि नीचे कुछ भी नहीं होता। आप मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाइए, आपके वो शेड में भी होने वाली चीज़ें, सब्जियाँ कराची में मैं जब क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया है, तो हम लोग लैंड यूज़ सर्वे के लिए जाते थे दीही इलाके में, कराची के इर्द-गिर्द। तो वहाँ पे आम के दरख्तों के नीचे उन्होंने टमाटर लगाए होते थे। तो कोई तो चीज़ होती है ना, तो वो अपने इलाके की, अपनी सॉइल के हिसाब से वो मालूम कर लें। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो सके। अच्छा, ये मैं रिसर्च करूंगा, क्योंकि हमारे जो आम है उसके नीचे हमने कुछ सब्जियां लगा, क्योंकि हमारा जो किचन का गार्डन होता है वो मैं खुद ही उधर घर में गांव में जब होता हूँ तो वो मैं देख रहा होता हूँ। तो हमने कुछ चीज़ें लगाने की कोशिश की और कुछ हुई, जिसमें प्याज हुए वहाँ पर, और वो जो थूम होता है हुँ, उसको गार्लिक कहते हैं, तो यस। गार्लिक हुआ, टमाटर भी हुआ। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बाकी वो घास नहीं होती जो जानवरों के लिए उगाई जाती हाँ, है। नहीं, लहसुन के लिए तो आपको खुली ज़मीन चाहिए ना। हाँ, धूप चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं होती वहाँ पे। तो ये तो आप मालूम कर सकते हैं, अपने आस-पास जो भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वाले लोग हैं, उनसे मालूम कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम्म। मौजूद होती है। ज़ाहिर है जो चीज़ कराची में के गिरदोनवा में है, वो आपके इलाके के लिए हो सकता है मौजूद नहीं हो। हम्म। ये तो मैपिंग हुई हुई है, इसकी ज़ोन की मैपिंग हुई हुई है, बाकायदा रिसर्च है कि किस इलाके में कौन-सा दरख्त लगना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं, और ना उन किताबों को, ना रिसर्च को जो अपने ही मुल्क के लोगों ने की हुई हैं। फ़ॉरेन कंसल्टेंट को बहुत सारा पैसा देके उनके मशावरत से की हुई हैं, उनको उठा के हम रख देते हैं। ये चीज़ें उठाएँ, खोलें, देखें, और हर दरख्त हर जगह ना लगाने की कोशिश करें। सो वो जो ऑस्ट्रेलियन मेलब्री हमने लगाया था यहाँ पर इस्लामाबाद में, जिसका मैं बार बार भी जिक्र करता रहता हूँ, तो सर्दियों में तो मेरे आधे दोस्त बीमार होते हैं। यूकलिप्टस भी लगाया हमने, वो भी बाहर का पौधा है। उसके बाद आप पर्पस। कोनोकार्पस आप देख लीजिए, वो सब जगह। अब आजकल पाम लग रहे हैं हर जगह। अल्बाकिस्तान बनाना है हमने, ठीक है ना? अल्फा के। क्या कहूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। वो हाँ, सलमान भले ही साहब हैं। सारे कुछ एडिट कर दीजिएगा, सिर्फ़ वहाँ तक रखेंगे भाई जो नहीं नहीं मौजूद नहीं, होता है ये वो। ये ये सब पब्लिश होगा। सब पब्लिश होगा। इतना लंबा अब आप नहीं कर सकते, मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। वो सलमान साहब, सलमान रशीद जो हैं वो ट्रैवल राइटर, तो मैं उनके यस, पास जाता हूँ उससे तो पूछे। वो भी मेरी तरह के ही है ना, मेरी एज ग्रुप है। उनके भी रैंट्स ऐसे ही होते हैं। वो वो मेरे हम सलमान पैर हैं। साहब, बिल्कुल सलमान साहब के तो कुछ एक्स्ट्रा ऑफ द रेकॉर्ड तो बहुत सारी बातें मैं वही होती ना, हैं हम और ज़बान बेशक ना होंगे, लेकिन हम ख़याल ज़रूर हैं, हम दोनों। वो उन बिल्कुल चंद लोगों में से हैं जिनकी बातों से मैं एग्री करने के बावजूद उनकी कुछ चीज़ें मैं रीट्वीट नहीं कर सकती। अल्फाज़ की वज़ह से। टोटली एग्री करती हूँ उनकी बातों नहीं, से। वो आप कभी ऑफ द रेकॉर्ड या कभी कैमरे के बगैर उनसे मिलेंगी ना, तो फिर तो वो बिल्कुल ओपन होते हैं कि वो मुझे कहते हैं मालूम कि ये है, वो भी ज्योग्राफर हैं, डोंट फॉरगेट, बल्कि पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हैं जो रॉयल सोसाइटी ऑफ ज्योग्राफी के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो ठीक है ना? तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी बातों का, उनकी उनकी राय का। वो असल में कुछ लोगों को जो है वो उसमें, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो वो गुस्सा है या जो एंग्विश है वो नाजायज़ है, क्योंकि आप लोगों ने एक डिफरेंट तरह से
और आपने इन चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है अपने अपने लाइफ टाइम में। तो फिर अब अगर आप झील सैफुल मलूक का के हालात देख लें, तो अब सलमान साहब कहते हैं मैं उधर देख नहीं सकता, सही तो बात। क्योंकि क्योंकि उन्होंने आज से 30 साल पहले वो वहां पे गए, तो वो कैसे मनाजर थे, क्योंकि वो आप जैसे लोग तो फील करते हैं ना इन चीज़ों को। हमारे यहाँ तो फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। अब शहर में रह रहे कि मैं एक कोठे में रह रह के तो बिल्कुल मुझे नहीं पता कि परिंदे की आवाज़ क्या होती है, जो ब्रीज चल रही है उसकी हमारी स्किन पे क्या फीलिंग्स होती हैं, और सनसेट क्या होता है और सनराइज कैसा होता है। तो बिल्कुल। और तो ये हम हमारे लोगों को नहीं, स्क्रीन्स के साथ जो है वो हम लोग चिपके हुए हैं कि बस हर वक्त आज का बच्चा जो है वो इसी चीज में। तो क्योंकि और मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो आपकी सेंसेस है ना, वो भी उस टाइम पे जो जो लोग ये सारी चीजें ऑब्जर्व किया करते थे, फील किया करते थे, तो वो तो इनहेंस हो जाती है ना, इनरिच हो जाती हैं। और आज अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग तो बिल्कुल आप कहते हो यार हो क्या गया है ये। भाई नहीं तो किसी ने क्या मना किया है कि वो अपने स्क्रीन लेके बाहर बैठ जाएं, कहीं किसी दरख्त के नीचे बैठ के अपना सारा वो बेशक देखें, कुछ ना कुछ तो कान में पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आंखों में तरावट आएगी। मैं भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने फोन का, लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ, चीजें देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बाहर पार्क में जाके बैठ जाती हूँ। मैं अपने अपने जो मैंने एक छोटी सी जगह बाहर बनाई हुई है अपने घर के, मैं वहां बैठ जाती हूँ। परिंदों की आवाज में कई मर्तबा जब कोई अगर मुझसे, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई ओपिनियन लेने के लिए फोन करते हैं, कई दफा आवाज नहीं जा सकती मेरी, क्योंकि वो परिंदे पीछे इतना बोल रहे होते हैं कि उनकी आवाज मेरी आवाज पे हावी आ जाती है, और फिर अल्टीमेटली वो बेचारे कैमरा वाले कहते हैं मैम इंडोर कर ले। मैं अभी सलमान साहब के पास गया था ईद से पहले, तो उन्होंने जो घर बनाया हुआ है वो बड़ी काबिल तारीफ है कि उन्होंने बड़ा मिनिमलिस्टिक सा घर बनाया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने जिस तरह से उसकी वेंटिलेशन रखी है, और फिर उनके जो घर की सारी साइड वाली दीवारें हैं बड़ी बड़ी जो ऊंची हैं, उन पे उन्होंने बेल्स लगाई हैं। हाँ, यही तरीके हैं। तो हम सिर्फ और दरख्त सोचते हैं ग्रीनरी के हवाले से। ग्रीनरी में आपके बेलें भी आती हैं, झाड़ियां भी आती हैं, घास, मुख्तलिफ तरह की घास भी आती हैं। आपको ग्रीन कवर की जब हम बात करते हैं ना, तो जिसको देखो वो खास तौर पे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मैं मई से देख रही हूँ ये कैंपेन्स, और हर जगह मैं इस पे बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा ना मेरी सुई अटकी रहती कि अल्लाह के वास्ते दरख्त मत लगाओ। कहती पता नहीं किस किस्म की इन्वायरमेंटलिस्ट है कि कहती है दरख्त ना लगाओ। भाई जो मौसम आएगा उस वक्त लगाओ, इस वक्त वो मर जाएंगे, या फिर ये कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा उन्हें जिंदा रखने के लिए। तो उससे बेहतर नहीं है कि जिस वक्त कुदरत आपकी मददगार हो आप उस वक्त दरख्त लगाओ। हमारे मुल्क में सीजन है, डिक्लेयर्ड सीजन है मॉनसून ट्री प्लांटेशन का, विंटर ट्री प्लांटेशन का, आप उस वक्त लगाइए। वो मई जून में जिसको देखो वो जमीन में वो इनफैक्ट कंक्रीट के फुटपाथ को तोड़ के बेलचे कुदाल लेके उसके अंदर दरख्त ठोकने चल पड़ते हैं। तो यही अच्छा, फिर उन्होंने साथ में जो है वो उनका एक छोटा सा घर है, लेकिन साथ में फिर उन्होंने अपना एक गार्डन बनाया हुआ है, और उसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो ट्रीज लगाए हुए हैं जो कि इंडिजिनस है लाहौर के। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, हर उसमें जगह यही। वो जो सुहांजना होता है उसको पता नहीं कि क्या कहते हैं, मोरिंगा, और उस अंग्रेजी में हाँ मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा, वो सुहांजना वो लगाया हुआ था उन्होंने। उसके अलावा टाली, टाली के अलावा जो जो भी वहाँ के हैं। और जब उनसे कोनोकार्पस की अगर आप बात करेंगे तो वो तो सीधा सीधा सुनाते हैं जो जिन्होंने ये इसको इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम्म, वही तो मैं कह रही हूँ कि उनसे हर 100% मुत्तफिक होने के बावजूद उनके उस सुनाने वाली ट्वीट्स को मैं रीट्वीट नहीं कर पाती। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और तो दोबारा भी हमें वक्त दीजिएगा। अभी इंशाल्लाह। मैं क्योंकि जो मैं एक और आपके ही से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ।